आप सभी का स्वागत है शिवम टीचिंग पॉइंट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं जुलाई के मंथ में। रेलवे ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन निकाला था मार्च के महीने में, आप सभी ने देखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, जुलाई का मंथ आने वाला है और आज हम साइंस की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। 25 MCQs होंगे दोस्तों इसमें और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आप सभी को। आपको आंसर देना है और देखना है आपकी तैयारी कितनी हुई है। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी 2022 में होने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको। क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में? धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो बताइए दोस्तों धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के सामने। 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर या 92 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है दोस्तों 0 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है दोस्तों 0 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में? जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। दोस्तों, जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके बीच बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपने अभी तक साइंस पढ़ी है रेलवे ग्रुप डी के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये साइंस के क्वेश्चन पढ़ के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 2 का। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। बताइए दोस्तों कितनी होगी? तो दोस्तों, जब समांतर समतल दर्पण के बीच वस्तु रखी जाती है 2 समांतर समतल दर्पण के बीच, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों अनंत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो बताइए दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा जैसा कि करता है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक रहता है। मान लीजिए कोई 2 दोस्त आपके बारे में आपस में बातें कर रहे हैं और जब आप लास्ट के टाइम में पहुँचें, जब वो आपकी पहले अच्छाइयाँ गिना रहे हों और लास्ट में फिर आपकी 1-2 बुराई गिनाएं और आप उसी टाइम पर वहाँ पे पहुँच जाएं, तो आप उन दोनों के बातों को सुनकर अपने मन में गलतफहमी पैदा कर लेंगे। आपने पहले की बातों को नहीं सुना और लास्ट की बातों को सुना। तो ऐसे ही वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में स्क्रीन के सामने आपको देखने के लिए मिल जाता है तो आपको कैसा लगेगा? चलिए आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 3 का। हवा में पानी का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो दोस्तों, हवा में पानी का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है दोस्तों? किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह। तो बताइए दोस्तों,
आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जिससे वह अवशोषित करता है या परावर्तित करता है या परावर्तित नहीं करता है या प्रकीर्णित करता है। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 4 का। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों, लाल रंग को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो दोस्तों जब हम लाल रंग को अधिक ताप पर गर्म करते हैं, मान लीजिए कोई कांच है, उसे हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह हमें किस प्रकार का दिखाई देने लगेगा। आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों लाल रंग को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो दोस्तों जब हम लाल रंग को गर्म करेंगे अधिक ताप पर तो वह हमें हरे रंग का दिखाई प्रतीत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा या आवृत्ति के द्वारा। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर दीजिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का कमेंट बॉक्स में। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। बताइए दोस्तों, तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ क्या पूछा गया है उसमें। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है दोस्तों, 3 रंग मूल रंग हैं, ये रंग हैं। तो दोस्तों 3 मूल रंग होते हैं और ये रंग हैं, उनको नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के सामने, नीला, पीला और लाल, नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, नीला, पीला और हरा। बताइए दोस्तों 3 रंग मूल रंग हैं, ये रंग हैं, ये कौन से रंग हैं तीनों। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों 3 रंग मूल रंग हैं, तो ये हैं नीला, हरा और लाल। ये तीनों रंग दोस्तों मूल रंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का यदि आपको पता है तो। तो क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो बताइए दोस्तों किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 8 का। तो बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है दोस्तों बैंगनी रंग का प्रकाश, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 9 में। तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो बताइए दोस्तों इन तीनों रंगों को, लाल, हरा और नीला, तीनों रंगों को समान अनुपात में मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों लाल, हरा और नीला रंग तीनों को समान अनुपात में मिलाने पर जो परिणामी रंग होता है वह होता है दोस्तों सफ़ेद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 10 में। तो प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों जो कैमरा होता है जिससे फ़ोटो खींची जाती है तो उसमें किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, आइरिस का क्या काम होता है। दोस्तों जो हमारी आँख के अंदर जो आइरिस होती है तो वह क्या करती है, उसका वर्क क्या होता है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, या आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, या प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में।
तो दोस्तों आइरिस का जो काम होता है वह आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में? उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या समतल अवतल लेंस? बताइए दोस्तों, आंसर दिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 12 का। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। क्या पूछा गया उसमें? तो दोस्तों अभी निकट दृष्टि दोष के लिए पूछा गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब पूछा गया है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो बताइए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग में लेते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 13 का। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लेते हैं। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे लेंस की जगह दर्पण टाइप हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। चलिए आप दर्पण की जगह लेंस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किया था। बताइए दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने, या ग्राहम बेल ने? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आप सभी ने साइंस पढ़ी होगी, आप 2 साल से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन 25 MCQs हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में, यदि आपको 25 में से 20 भी बनते हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। यदि 20 से कम स्कोर रहता है तो दोस्तों सिलेक्शन होने के चांस इस बार भी बहुत कम है। चलिए अपनी तैयारी को आजमाइए कि आपने अब तक क्या पढ़ा, आपको ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बार बार रिपीट होते हैं। आपने अभी तक इन क्वेश्चनों को देखा है कि नहीं? चलिए आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 14 का, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो है दोस्तों गैलीलियो के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? बताइए दोस्तों, आँख के जो रेटिना होता है उसकी तुलना परंपरागत कैमरे के किस भाग से की जाती है? बताइए दोस्तों, जो हमारे आँख का रेटिना परंपरागत कैमरे के किस भाग की तरह कार्य करता है? तो दोस्तों हमारे जो आँख का रेटिना जो होता है वो परंपरागत कैमरे के फिल्म की भांति कार्य करता है, जो कि कैमरे में फिल्म जो होता है वही एक प्रकार का हमारी आँख में जो रेटिना होता है सेम उसी टाइप का होता है, उसी की तरह काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है दोस्तों, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है या बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर आवेशित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या पूछा गया है दोस्तों, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का जो आवेशन होता है किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो वस्तुओं का आवेशन दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या पूछा गया प्रश्न नंबर 18 में, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, या कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, या कार के ऊपर बैठ जाएंगे?
आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। यदि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो, तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, बताइए, आंसर दीजिए दोस्तों। तो आप सुरक्षित रहने के लिए दोस्तों कार की खिड़की बंद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। तो बताइए दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता किस में होती है, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम या लोहा। बताइए दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया दोस्तों, अति चालकता का लक्षण है। तो अति चालकता का लक्षण क्या है दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उच्च पारगम्यता या निम्न पारगम्यता या शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। बताइए दोस्तों, अति चालकता का क्या लक्षण है। तो दोस्तों अति चालकता का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 21 में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि। तो बताइए दोस्तों, जो नॉन मेटल जो होती है वह विद्युत की कुचालक होती है, क्यों होती है, क्या कारण है इसका। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनके परमाणु हल्के होते हैं, या उनका गलनांक उच्च होता है, या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 21 का। तो दोस्तों अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो क्या पूछा गया है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 में, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। बताइए दोस्तों, तांबे को अधिकतर विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है। इसका गलनांक अधिक होता है, या सस्ता होता है, या टिकाऊ होता है, या इसकी विद्युत पारगम्यता निम्न होती है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों तांबे की जो है विद्युत पारगम्यता निम्न होती है, इसी कारण ये अधिकतर विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 23 में, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं। तो बताइए दोस्तों, यदि वे होती हैं समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान विभव पर, या समान प्रतिरोध पर। तो बताइए दोस्तों, दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, क्या कारण हो सकता है। आपस में जुड़ी हैं दोनों, या तो उनके आवेश समान है, या धारिता समान है, या विभव समान है, या प्रतिरोध समान है। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जब भी दो वस्तुओं के विभव आपस में समान होंगे तो उनमें विद्युत धारा नहीं बह सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 24 में, प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्टि धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है दोस्तों, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो दोस्तों घर में जो वायरिंग होती है, जिसमें हमारे घरों में पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो वे किस क्रम में लगे होते हैं। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, या किसी भी क्रम में। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हमारे घर की जो वायरिंग होती है, घरों में पंखे और बल्ब, वो जो समांतर क्रम में लगे होते हैं। चलिए ये दोस्तों आज के क्वेश्चन सारे समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1 है, जैसा कि आप सभी जानते हैं रेलवे के एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट होने वाले हैं, जुलाई का मंथ आने वाला है। तो ऐसे में आप
प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए और अपनी तैयारी को देखते रहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो दोस्तों आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।